नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका अभिजात क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले जो वीडियोज हैं उनमें हमने स्वर संधि के विषय में जाना और स्वर संधि हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं जो संधि का जो दूसरा भेद माना जाता है, जिसका नाम है व्यंजन संधि, उसके विषय में। तो व्यंजन संधि के विषय में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यंजन संधि जो है उसके 7 प्रमुख भेद और माने जाते हैं, और जो व्यंजन संधि है उसमें क्या होता है, किन किन का योग होता है, उसके बारे में बताकर और उसके बाद हम बात करेंगे उसके भेदों के विषय में। तो चलिए दोस्तों, आज हम टॉपिक लेते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन को हम बात करें, व्यंजन को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हल कहते हैं व्यंजन संधि। ये है आज का हमारा टॉपिक, व्यंजन संधि या हम कहें हल संधि। हल कैसे कहा जाता है ये हमने माहेश्वर सूत्र जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने इसका अध्ययन किया था कि हल जो प्रत्याहार है उस प्रत्याहार में आने वाले जो भी वर्ण हैं वो सारे वर्ण क्या हैं? व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए यहाँ हल नाम इसको दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले व्यंजन संधि होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके विषय में। तो दोस्तों याद रखें, व्यंजन संधि कहते हैं कि किसी भी व्यंजन के बाद में या तो किसी स्वर का योग हो या किसी व्यंजन का योग होता है, वहां हम कौन सी संधि कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हम इस तरीके से समझना चाहें, व्यंजन संधि के अंदर 3 स्थितियां हमें प्राप्त होती है। कितनी स्थितियां प्राप्त होती है? 3 स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। और वो 3 स्थितियां कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा आप कह सकते हैं जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर तथा व्यंजन वर्ण का ही मेल होता है तो वहां व्यंजन संधि मानी जाती है। और व्यंजन संधि के 3 स्थितियां होती हैं। वो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? देखिए, या तो सबसे पहले आप कह सकते हैं या तो हल हो और हल के बाद में किसी स्वर का योग हो। हल के बाद में किसी स्वर का योग हो तो वहां क्या होगा? वहां क्या होगा दोस्तों? हल होगा। वहां क्या होगा दोस्तों? हल होगा। वहां क्या होगा? हल संधि होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, हम एग्जाम्पल की बात करें। देखिए, पूर्व पद के अंत में यदि कोई व्यंजन वर्ण हो और उस व्यंजन वर्ण के साथ में किसी स्वर का योग होता है तो ऐसी स्थिति में हम कौन सी संधि मानते हैं? व्यंजन संधि मानते हैं। कौन सी संधि मानते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि मानते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें इसका, तो देखिए एक एग्जाम्पल है वाक धन इस है। वाक धन इस है। क्या है दोस्तों? वाक धन इस है। वाक धन इस है। देखिए क्या कहा कि पूर्व पद के अंत में व्यंजन हो, यहाँ व्यंजन वर्ण आ रहा है कै और उसके बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ व्यंजन संधि होती है और इसका जो पद बनेगा संधि युक्त पद वो होगा वागीसह। क्या होगा? वागीसह। क्या होगा? वागीसह। यहाँ पर हमने कै और ई का योग किया है। किसका? कै और ई का योग करने से ये क्या बना? वागीसह बना। इसी तरह हम दूसरी स्थिति अगर लें तो देखिए ऐसी स्थिति हमारे पास हो कि इधर तो क्या हो? स्वर हो। इधर क्या हो? स्वर हो। और स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में भी क्या होती है? व्यंजन संधि ही मानी जाती है। इसका यदि हम एग्जाम्पल लें तो देखिए शिव धन छाया। शिव धन छाया। यहां पर क्या हुआ? वह है
और वे में क्या आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, और ए स्वर के बाद में क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करते हैं, व्यंजन संधि करते हैं, और इसका क्या पद बनेगा, संधि उत्पद शिव छाया। क्या बनेगा, शिव छाया। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया, ए और छ, इसका क्या किया, योग किया। इसी तरह यदि हम तीसरी स्थिति की बात करें तो तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि यदि कोई व्यंजन वर्ण के बाद में व्यंजन वर्ण का ही मेल होता है तो ऐसी स्थिति में भी कौन सी संधि मानी जाती है, हल संधि मानी जाती है, या हम कहें व्यंजन संधि मानी जाती है। जैसे एग्जांपल ले, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, यहां पर देखिए तय क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, और इसके बाद भी क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है। कहने का मतलब है दोनों तरफ हल वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। ऐसी स्थिति में भी कौन सी संधि मानी जाती है, व्यंजन संधि मानी जाती है, और इसका जो पद बनेगा वो क्या बनेगा, जगन्नाथ। क्या बनेगा दोस्तों, जगन्नाथ। और यहां पर हमने किसका योग किया, तय और नय का हमने योग किया है। तो ये व्यंजन संधि की तीन स्थितियां मानी जाती हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में आता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे संस्कृत, आपसे कोई संधि युक्त पद पूछ लिया जाए और वहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि, ऑप्शन में देता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या कुछ भी चौथा ऑप्शन। तो ऐसी स्थिति में 50% हमारी यही क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन सी संधि होगी। कैसे, यदि ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो 50 को 100% ही हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के विषय में बताना होता है। सिंपल सी बात है, यदि किसी स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो ऐसी स्थिति में हमेशा स्वर संधि होती है। और यदि ये तीन स्थितियां आपके सामने आ रही हैं कि व्यंजन आ रहा है और इधर हल स्वर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी हल संधि होगी। इधर स्वर है या इधर व्यंजन है, ऐसी स्थिति में भी व्यंजन संधि होगी। यदि दोनों तरफ ही व्यंजन वर्ण है तो ऐसी स्थिति में भी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, क्लियर। यदि हम बात करें विसर्ग संधि की तो याद रखें, पूर्व पद के अंत में इधर आपको विसर्ग जरूर दिया हुआ मिलेगा। विसर्ग के बाद में स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम वहां कौन सी संधि करते हैं, स्वर संधि करते हैं। तो ये हमने देखी व्यंजन संधि की तीन स्थितियां। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के भेदों के विषय में। तो हम जानेंगे कि व्यंजन संधि के मुख्यतः 7 भेद माने जाते हैं। कौन से, कितने भेद माने जाते हैं, 7 भेद माने जाते हैं। अब उन 7 भेदों का हम क्रमशः बहुत ही सरल भाषा में उनको समझने का प्रयास करेंगे और उनका बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे। आज हम उसका पहला भेद लेने जा रहे हैं जो है स्तुत्व संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, स्तुत्व संधि। तो देखना स्तुत्व संधि क्या होती है, स्तुत्व संधि क्या होगी। कौन सी संधि हुई, स्तुत्व संधि। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही सरल है। सबसे पहले किसी भी संधि को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि यह संधि कार्य करने वाला इसमें सूत्र कौन सा है। तो यदि हम बात करें स्तुत्व संधि के सूत्र की तो इसका सूत्र होगा स्तो, स्तुना, स्तुः। क्या होगा, स्तोहो, स्तोहो, स्तुना, स्तुः। क्या होगा दोस्तों, स्तोहो, स्तोहो, स्तुना, स्तु, स्तोहो, स्तुना, स्तु। ये हो गया स्तुत्व संधि का सूत्र। ये क्या है, स्तुत्व संधि का सूत्र। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे ये जो संधि है इसका जो हमने सूत्र लिखा है, इस सूत्र का विश्लेषण करेंगे। तो हम बात करें सूत्र विश्लेषण की, तो देखिए सूत्र विश्लेषण, ठीक है।
सबसे पहले एक पद हमें दिखाई दे रहा है स्तु, स्तो हो तो या तू स्तु हो। तो यहाँ पर देखिए इस स्तु का क्या तात्पर्य है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इस स का आपको मैंने बताया था कोई भी सिंगल वर्ण होता है उसको जो संस्कृत में पद लिखते हैं उसके लिए जो बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स नहीं बोलेंगे, उसको कार जोड़कर उसे क्या बोलेंगे, सकार जोड़ेंगे। जैसे मैं को क्या बोलेंगे, मकार, ने को नकार। इसी तरह इस स को क्या बोलेंगे, सकार। तो इसका मतलब हुआ सकार। और तू, कू टू तू पू, कहने का तात्पर्य ये है कि तू का मतलब यहाँ पर क्या है, तय वर्ग। क्या है दोस्तों, तय वर्ग। और आपको पता है तय वर्ग में तय, थे, दे, धे और ने, ये 5 वर्ण आते हैं। तो स्तुभ का तात्पर्य यहाँ पर है सकार, तय वर्ग। तय वर्ग का मतलब तय, थे, दे, धे, ने। इसी तरह हम बात करें स्तुभ, तो स्तुभ से तात्पर्य यहाँ होगा तालव्य से, मतलब सकार। और चू का मतलब यहाँ पर है चय वर्ग, मतलब चे, छे, जे, झे और ये हमने सूत्र का क्या कर दिया, विश्लेषण किया कि स्तुभ का तात्पर्य है दंत्य से या तय वर्ग, और स्तुभ से तात्पर्य यहाँ पर है तालव्य से और चय वर्ग से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, वृत्ति की, कि इस सूत्र की वृत्ति क्या होती है। और वृत्ति जब हम जान लेते हैं तो हमारे सामने उसका जो अभिप्राय है, ये सूत्र का अर्थ क्या है वो हमें मालूम हो जाता है। तो इसकी वृत्ति क्या होगी कि सकार तय वर्गयो, सकार तय वर्गयो, सकार तय वर्गयो, सकार सकार चय वर्गाभ्याम, चय वर्गाभ्याम, सकार तय वर्गीयो हो, सकार चय वर्गाभ्याम योगे, योगे सकार, देखिए सकार तय वर्गीयो हो, सकार चय वर्गाभ्याम योगे सकार चय वर्गौ, इस तरह। ठीक है, ये हमने क्या लिखी, इसकी वृत्ति जानी कि सकार तय वर्गीयो हो, सकार चय वर्गाभ्याम योगे सकार चय वर्गौ, इस तरह ये हमने लिखी इसकी वृत्ति। अब हम इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में इस सूत्र का अभिप्राय क्या है, या इस स्तुत्व संधि की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो इस वृत्ति के माध्यम से हम जाने। तो यहाँ लिखा है सकार तय वर्गीयो हो, कहने का तात्पर्य हुआ कि दंत्य से और तय वर्ग के पहले या बाद में सकार चय वर्गाभ्याम तालव्य से या चय वर्ग के किसी वर्ण का योगे, योग करने पर वहां दंत्य से को हम तालव्य से में और तय वर्ग को हम किसमें परिवर्तित कर देते हैं, चय वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए इसका अभिप्राय क्या हुआ ये हम समझेंगे। इसका तात्पर्य यह है, या इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि यदि देखिए, यदि मान ले से दंत्य से और तय वर्गीयो, मतलब ते, थे, दे, धे और ने। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में तालव्य से चे, छे, जे, झे और ये। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति हमारे सामने आ रही है कि यदि दंत्य से और तय वर्ग के पहले या बाद में से
तालव्य से या चय वर्ग के किसी वर्ण का मेल होता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो दंत्य से है, इस दंत्य से को तालव्य से में और तय वर्ग को चय वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब तय का चय हो जाएगा, थे का छय हो जाएगा, दे का जय हो जाएगा और धे का जय हो जाएगा और ने का ये हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति हमारे सामने हुई। देखिए अब इसमें विशेष बात आपको ध्यान रखें कि ध्यान देने योग्य बात क्या है। तो ध्यान दें कि यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप दंत्य स हो और दंत्य स और तय वर्ग के बाद में, यहां पर ये नहीं लिखा है कि इसके पहले या बाद में, यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये दो तालव्य स और चय वर्ग है, ये पहले भी आ सकता है या ये बाद में भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य है योग होना चाहिए और योग का तात्पर्य होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। अर्थात विशेष बात यही है कि सकार या तय वर्ग के पहले या बाद में तालव्य से या चय वर्ग के किसी भी वर्ण का मेल होता है, तो हम दंत्य से को तालव्य से में, तय को चय में, थे को छय में, दे को जय में, धे को झय में और न को ये में परिवर्तित कर देते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखना एग्जाम्पल है सत धन चित। सत धन चित, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। सत धन चित, यहां पर देखें कि पूर्व पद के अंत में क्या आ रहा है? तय आ रहा है। ये रहा तय, ये रहा तय और इस तय के बाद में क्या आ रहा है? चय आ रहा है। मतलब इसके बाद में इसका योग हो रहा है। तो हम परिवर्तन किस में करेंगे? हम इस तय को किस में बदलेंगे? चय में बदलेंगे। तो तय का हमने क्या किया? चय किया और उसके बाद क्या है? चित। अब यहाँ पर इसका जब योग करके संधि युक्त पद हम लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा? क्या पद बनेगा? सचित। क्या बनेगा? सचित। यहाँ पर क्या हुआ? तय आ रहा है और तय के बाद में चय का योग हो रहा है, तो हमने तय को किसमें परिवर्तित कर दिया? चय में। इसी तरह मैं एक यदि अन्य एग्जाम्पल लूं, जैसे देखना यज धन न है। यहां पर देखें, यहां पर क्या हुआ? जय, इनमें से कोई जय नहीं आ रहा है, ये आ रहा है जय और जय के बाद में किसका योग हुआ? न का योग हुआ। किसका योग हुआ? न का। यही तो चीज हम पढ़ रहे हैं कि ये बाद में भी हो सकते हैं या ये पहले भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सकार या तय वर्ग के परे या बाद में, ऐसा हम नहीं लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि सकार या तय वर्ग के पहले या बाद में। मतलब कैसे भी हो सकता है, ये पहले भी आ सकता है या ये बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये जय पहले आया, इसके बाद में न का योग किया, तो ऐसी स्थिति में हम इसको चेंज नहीं करेंगे। चेंज हमें किसको करना है? न को। तो न का क्या कर देंगे? न का क्या होगा? न का क्या होगा दोस्तों? ये अब देखिए, आपने संयुक्त व्यंजन देखा है कि जय में योग ये का योग करते हैं तो क्या बनता है? ये बन गया यज्ञ है। तो इस तरीके से आज हमने बात की इस चुत्व संधि की। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि स्तोहो, स्तुना, स्तु इसका सूत्र है। हमने स्तो की बात की सकार या तय वर्ग, स्तु का तात्पर्य यहाँ पर है तालव्य से या चय वर्ग से। ठीक है, उसके बाद में हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि दंत्य से या तय वर्ग के पहले या बाद में तालव्य से या चय वर्ग के किसी वर्ण का मेल होता है, तो हम इस दंत्य से को तालव्य से में और तय वर्ग को हम चय वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने नीचे दो एग्जाम्पल देखे। इसके बाद में देखिए हम अन्य एग्जाम्पल कुछ लेते हैं जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। देखना इनके कुछ और एग्जाम्पल पर हम चर्चा करें। तो एक एग्जाम्पल है रामस
धन सेते, रामस धन सेते। देखिए से आ रहा है, से आ गया, और इस से के बाद में क्या आ रहा है, ये वाला से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस से को इस वाले जो दंत्य से है उसको इस तालव्य से में परिवर्तित कर देंगे। तो ये संधि उत्पन्न क्या बन जाएगा, रामसेते। क्या बन जाएगा, रामसेते। और यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, स्तुत्व संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यदि ये पद आता है तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ पर एक संधि हम और कर सकते हैं, और उस संधि का नाम है सत्व विसर्ग संधि। और वो संधि कैसे हुई, ये जब हम विसर्ग संधि के विषय में चर्चा करेंगे तब हम बात करेंगे। इसी तरह यदि एक एग्जाम्पल मैं और लूं, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सद धन जने है, सद धन जने है। यहाँ देखिए दे आ रहा है, ये रहा दे, और इस दे के बाद में कौन से वर्ण का, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो ये आ रहा है जय। तो हम परिवर्तन किस में करेंगे, इस दे में, इस दे का हम क्या कर देंगे, जय कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, सजने हैं। क्या बन जाएगा, सजने हैं। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल जो वेरी इंपॉर्टेंट, उद्धन ज्वल है, उद्धन ज्वल है। यहाँ पर भी देखिए दे आ रहा है, और दे के बाद में किसका योग हो रहा है, जय का योग हो रहा है। तो इस दे को हम किस में बदल देंगे, जय में। शब्द क्या बन जाएगा, उज्ज्वल है। क्या बन जाएगा, उज्ज्वल है। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल और लें तो देखिए एक है सप्तधन चरित्र, सप्तधन चरित्र। देखिए तय आ रहा है, और तय के बाद में किसका योग हो रहा है, चय का। तो ऐसी स्थिति में हम इस तय को किस में बदल देंगे, चय में। संधि उत्पन्न क्या बन जाएगा, सचरित्र है, सचरित्र है। क्या बन जाएगा, सचरित्र है। ठीक है, ये हमने बात की आज स्तुत्व संधि के विषय में, स्तुत्व संधि के विषय में। तो देखिए अब हम एक चीज इसमें और पढ़ते हैं, जो हम कहें कि स्तुत्व संधि का जो अपवाद माना जाता है, वो अपवाद कौन सा है, उसके विषय में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए अपवाद की बात करें, देखिए अपवाद, स्तुत्व संधि का जो अपवाद है वो अपवाद कौन सा है। तो इसके अंतर्गत हम एक सूत्र का अध्ययन करते हैं, बहुत ही सरल है, जो है सात। देखिए अपवाद सूत्र है एक, जो है सात। बहुत ही सरल है। यदि हम इस सूत्र की बात करें और हम देखें इसकी वृत्ति क्या होगी, तो क्या होगी दोस्तों, देखना। सात, इस सूत्र की वृत्ति होगी सात परस्य, सात परस्य तय वर्गस्य, सात परस्य तय वर्गस्य स्तुत्वम ने सात। क्या होगी, क्या होगा, सात परस्य तय वर्गस्य स्तुत्वम ने सात। ये क्या हो गई, इसकी वृत्ति हो गई। यदि हम इसके अर्थ के विषय में बात करें कि इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात सकार से, अर्थात तालव्य जो स है उससे परे, सकार से परे क्या हो, क्या हो दोस्तों, तय वर्गीय वर्णों को, तय वर्गीय वर्णों को, तय वर्गीय वर्णों को क्या नहीं होता है, स्तुत्वम न सात।
स्तुत्व मतलब च वर्ग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? च वर्ग नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे स्तुत्व संधि का हम अपवाद पढ़ रहे हैं और वो अपवादित जो सूत्र है वो है सात। क्या है? सात। इसकी वृत्ति हमने जानी तो हुई सात परस्य तय वर्गस्य स्तुत्वम ने सात। इसका अभिप्राय यह है कि तालव्य स के बाद में तय वर्गीय जो वर्ण होते हैं उसको हम च वर्ग में नहीं बदलते हैं, उसको हम च वर्ग में नहीं बदलते हैं। जैसे अभी हम एक स्थिति पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहा था हम कि स के बाद में तय वर्ग का कोई स दंत्य से और तय वर्ग के बाद में यदि तालव्य से और च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो हम इसको किस में बदल देते हैं? तालव्य से में, और इसको किस में बदल देते हैं? च वर्ग में। यही स्थिति अभी तक हम देख रहे थे। ये अपवाद है। ये क्या कह रहा है कि सकार हो और उससे परे यदि तय वर्गीय जो वर्ण है उनको हम च वर्ग में नहीं बदलेंगे, उनको हम च वर्ग में नहीं बदलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है प्रश्नधन न। प्रश्नधन न, एक प्रश्नधन न। ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि सकार तालव्य से के बाद में तय वर्ग का कोई वर्ण हो, तालव्य से आ रहा है और इसके बाद में तय वर्ग का क्या आ रहा है? तय 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 न आ रहा है, तो हम उसको च वर्ग में नहीं बदलेंगे। मतलब च वर्ग इसका क्या होता है? न का। न का क्या होता है? ये होता है। न का क्या होता है? ये होता है। लेकिन हम इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रश्न है। क्या बन जाएगा? प्रश्न है। एक बार फिर से देख लिए, यदि पूर्व पद के अंत में तालव्य स है और उसके बाद में यदि कोई तय वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ऐसे का ऐसे लिख दिया जाता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यदि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो मैं इस तरीके देखूं, इस तरीके से समझने का प्रयास करें इसको कि यदि क्या हो? सकार हो मतलब तालव्य से हो, उसके बाद में तय वर्ग का कोई वर्ण आ जाए मतलब तय थे दे ध और ने, ये आ जाए तो यहाँ पर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि सकार के बाद में तय वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल और देखें, विषधन, विषधन न है, विषधन न है। यहाँ पर से आ रहा है और इसके बाद में तय वर्ग का न आ रहा है तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये क्या बन जाएगा? विष्णु है। क्या बन जाएगा दोस्तों? विष्णु है। विष्णु का यदि हम अर्थ देखें तो क्या होता है? गति भी हम कह सकते हैं या कथन भी हम कह सकते हैं। तो ये आज हमने बात की है स्तुत्व संधि, जो व्यंजन संधि का पहला भेद माना जाता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं कि सबसे पहले हमने इसका सूत्र देखा, स्तु हो स्तुना है स्तु। फिर हमने बात की कि दंत्य से या तय वर्ग के पहले या बाद में तालव्य से या च वर्ग के किसी वर्ण का योग होता है तो वहां पर हम दंत्य से को तालव्य से में और तय वर्ग को च वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और लास्ट में हमने बात की स्तुत्व संधि का जो अपवाद है वो सूत्र क्या है? सात। और इसकी वृत्ति हमने देखी कि सात परस्य तय वर्गस्य स्तुत्वम में सात। कहने का तात्पर्य यह है कि सकार तालव्य से के बाद में तय वर्ग के किसी वर्ण का योग होता है तो वहां कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और जो का त्यों उसे लिख देते हैं। वहां भी कौन सी संधि होती है? स्तुत्व संधि होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस जो संधि आज हमने अध्ययन किया है ये अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझ में आई होगी।
इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे व्यंजन संधि के जो अन्य भेद हैं उनके विषय में। इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके जो भी सुझाव हैं वो भी उसमें जरूर लिखें, जिससे हम आगे और प्रयास करें और अच्छी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करें। दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।